आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुबह का समय था। मैं आराम से अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर ताजी हवा का मज़ा ले रहा था कि तभी गांव के डाकिया बाबू साइकिल से मेरे पास आए और साइकिल रोककर अपनी थैली में से एक चिट्ठी निकालते हुए बोले, सावन लो, तुम्हारे नाम से चिट्ठी आई है। और फिर मेरे हाथों में चिट्ठी थमाकर डाकिया बाबू साइकिल लेकर आगे निकल गए। मैंने चिट्ठी खोलकर देखा तो चिट्ठी हरियालपुर गांव से मेरे मामा जी की थी। चिट्ठी में मामा जी मुझे उनके घर बुला रहे थे। मामा जी के घर गए हुए मुझे करीब 10-12 साल बीत चुके थे। मुझे अच्छे से याद है मैं आखिरी बार मामा जी के घर बचपन में गया था, पर जब से मैं बड़ा हुआ सर पर जिम्मेदारियां आई तो कभी समय ही नहीं मिला कि यहाँ वहाँ कहीं घूमने जा सकूं। मगर अब नहीं, इस बार मैं चिट्ठी देखकर थोड़ा भावुक सा हो गया तो मैंने मामा जी के घर जाने का फैसला कर लिया। मामा जी का गांव मेरे गांव से काफ़ी दूर था, जहां जाने का एकमात्र जरिया रोडवेज बस ही थी। मामा जी के गांव जाने वाली बस शाम के 4:45 बजे यहाँ पर थी, जो कि रात के 10 बजे तक मुझे हरियालपुर गांव यानी मामा जी के घर तक उतार देगी। हालांकि सफ़र लंबा ज़रूर था, पर जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। जिसके बाद मैं फटाफट तैयारी में लग गया और उसी शाम लगभग 4:30 बजे तक बस स्टॉप पहुंच गया। इतने दिनों के बाद मामा जी से मिलने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित था। ठीक शाम के 4:45 बजे बस आई और मैं उसमें सवार हो गया। ठंड का मौसम होने की वजह से इस वक्त ही फिजा में अंधेरा सा होने लगा था। मुझे पता था कि मामा जी के घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात होने वाली है, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर उस जमाने में मोबाइल फ़ोन होता तो कितना आसान होता। खैर, मैं बस में बैठे बैठे यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगा। बस के चलते हुए अब करीब 2.5 घंटे बीत चुके थे और करीबन आधा सफ़र तय हो चुका था। वक्त के साथ ही साथ ठंड ने इस कदर जोर पकड़ा कि मुझे अपने झोले में से शॉल निकालकर ओढ़ना पड़ा। खैर, कुछ घंटों के बाद बस हरियालपुर गांव पहुंची। मैं बस से नीचे उतरने वाला इकलौता मुसाफिर था। बस तो मुझे वहां उतार कर आगे चली गई, पर बस के जाने के बाद जब मैंने एक नज़र इधर उधर घुमाया तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, पर मेरा ये डर तब खत्म हो गया जब पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, कहाँ जाना है साहब? चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक साइकिल रिक्शा वाला अपनी रिक्शा लिए खड़ा है। वैसे भी मामा जी के घर तक जाने के लिए मुझे रिक्शा लेना ही पड़ता, तो क्यों ना इसी रिक्शा में चला जाए। ये सोचकर मैंने उस रिक्शे वाले को बोला, जी वो पुरानी हवेली के पास जाना है। तो मेरी इस बात को सुनकर वो रिक्शा वाला अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगा और फिर बोला, पुरानी हवेली के पास तो नहीं जाऊंगा, उससे थोड़ा पहले ही आपको उतरना होगा। मैंने सोचा वैसे भी अब इतनी रात में कोई रिक्शा मिलेगी नहीं और पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इसकी बात मान लूं। जिसके बाद मैं उसकी रिक्शा में सवार हो गया। रिक्शा धीरे धीरे कोहरे को चीरती हुई रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। ठंड सर्द हवाएं
मेरे चेहरे पर जब टकराती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई बर्फ से मार रहा हो। इतने में ही रिक्शा वाला बोल पड़ा, किसके यहाँ जाइएगा साहब? तो मैंने कहा, जी वो आलोक है ना, उनके यहाँ जाना है, वो मेरे मामा है। तो रिक्शा वाला फिर से बोला, संभल कर जाइएगा, रात बिरात रास्ता ठीक नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, रात में नाम नहीं लेना चाहिए। मैं समझ गया कि ये रिक्शा वाला भूत प्रेत की बकवास बातें कर रहा है, तो इसलिए मैंने बस इतना कहकर बात को रफा दफा कर दिया। अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगा। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद रिक्शा रुकी। जिस जगह पर रिक्शा रुकी थी वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं काफ़ी सालों के बाद यहाँ आया था, तो शायद वो जगह मुझे याद नहीं थी। जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले को भाड़ा देते हुए पूछा, यहाँ से किधर जाना है? तो उस रिक्शा वाले ने मुझे आगे का रास्ता समझा दिया, जिसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी मेरे अलावा कोई नहीं था। ऐसे रास्तों पर चोर डकैतों का काफ़ी डर होता है। यही सब सोचकर मैं अपने कदम ज़रा तेजी से चला रहा था। ठंड अब तक अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी। तेज कदमों से मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो। मतलब कि मुझे किसी और के भी कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं अपनी जगह पर ही रुक गया तो वो आवाज़ भी बंद हो गई। मैंने नज़र घुमाकर अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। शायद मेरे मन का वहम होगा, ये सोचकर मैं वापस से आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर चलते हुए मुझे अच्छा खासा वक्त हो चुका था और मैं काफ़ी थकने भी लगा था। सामने की तरफ देखते हुए अभी मैं चल ही रहा था कि तभी सामने की ओर रास्ते से थोड़ा अलग मुझे एक रोशनी नज़र आने लगी। चलते हुए मैं जब उस रोशनी के नज़दीक पहुंचा तो पाया कि वो एक चाय की टपरी है। 2-4 लोग उस दुकान के बाहर लगी बेंच पर बैठकर चाय पी रहे थे। ठंड के मौसम में चाय की दुकान देख मुझे भी चाय पीने की तलब सी जाग उठी, जिस वजह से मैं चलता हुआ उस दुकान पर गया। चाय वाला केतली को भट्टी से उतार कर प्यालों में चाय ढालने लगा, जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, एक चाय देना भाई साहब। उस चाय वाले ने चाय का प्याला मुझे पकड़ा दिया। चाय का प्याला लेकर अभी मैं दूसरी ओर वाली बेंच पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने वाली बेंच पर बैठे लोगों पर गई, जिनमें से एक वो रिक्शा वाला भी था। उस रिक्शे वाले को वहाँ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये यहाँ आया कैसे, जबकि ये तो मुझे उतार कर दूसरी तरफ चला गया था। तभी मैंने रिक्शे वाले से कहा, अरे भाई साहब, आप तो बोल रहे थे कि रात में इधर आना ठीक नहीं है। मगर इस पर उस रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी उससे दोबारा पूछना ज़रूरी नहीं समझा और चाय पीकर उस चाय वाले को पैसे चुकाकर आगे बढ़ने लगा। चाय पीकर अब शरीर में थोड़ी गर्मी सी आ गई थी। अभी मैं उस चाय की दुकान से थोड़ा आगे गया ही था कि तभी पीछे की तरफ से मुझे काफ़ी सारे कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरे पीछे उस चाय की दुकान पर मौजूद सभी लोग आ रहे थे। अब उन लोगों का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा था। उन लोगों की शक्लें पूरी कुचली हुई थी और सबकी आंखें चेहरे से बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि ये लोग कोई इंसान नहीं हैं, बल्कि कुछ और ही हैं।
पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों से बचूं कैसे। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए सीधे मामा जी के घर पर ही रुका। मामा जी से जब मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले एक बेकाबू ट्रक उस चाय की दुकान में घुस गई थी, जिससे उस वक्त वहाँ मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई थी। तब से उन्हीं लोगों की आत्माएं वहाँ भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।